हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस वाले वाक्यों को लिया है। कंडीशनल, जैसा कि कंडीशनल से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह शर्त वाले वाक्य हैं और इन शर्त वाले वाक्य कई प्रकार के होते हैं। तो उन अनेकों प्रकार के शर्त वाले वाक्यों में से हमने एक टाइप के शर्त वाले वाक्य को लिया है और इस तरह के वाक्य का हम जो है शर्त वाले वाक्यों का किस तरह से इंग्लिश इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो आइए एक एक करके उदाहरणों से सीखते हैं। सबसे पहले थोड़े रूल की चर्चा कर लेते हैं और थोड़ी भाषा की भी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ जो है आसानी से समझ में आ जाए। इस तरह के वाक्यों में दो भाग होते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इस तरह के वाक्यों के दो भाग होते हैं। एक भाग जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है और दूसरा भाग जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। तो जो भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है यह सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, मतलब एससी जिसको हम कहते हैं, यह सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। और इस तरह से जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के वाक्य बनते हैं, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के वाक्य बनते हैं, इनके साथ हम इफ़ लगा करके हम अपने वाक्य को बना लेते हैं, वाक्य को पूरा कर लेते हैं। और दूसरा वाक्य जो होता है वह इफ़ वाला क्लॉज नहीं होता, तो वह जो है फ्यूचर का होता है। तो आप देखें कि जैसे यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है यह सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और जो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा वह प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। यह पीसी होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। यह जो होगा क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज के वाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज के जो वाक्य होते हैं यह किसी पर निर्भर नहीं रहते, जबकि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसी नाते इनका नाम है आश्रित उपवाक्य, यानी आश्रित उपवाक्य निर्भर होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज पर। तो यहाँ जो प्रिंसिपल क्लॉज है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में न होकर के फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, और जो इफ़ के साथ जुड़ा हुआ है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो PI मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और FI मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब आइए एक एक करके, और इसमें होता क्या है कि इस वाक्य के दो भाग होते हैं। जो भाग यदि या अगर से जुटा हो, हम यदि भी लिख सकते हैं और यदि की जगह अगर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भाग यदि या अगर से जुटा हुआ है, अगर से जुटा हुआ है तो इससे शर्त का बोध होता है और दूसरे भाग से परिणाम का बोध होता है। मतलब पहले भाग में शर्त लगा, जो यदि या अगर से जुटा है तो इसमें शर्त लगा और उस शर्त का परिणाम दूसरे भाग में दिखेगा। तो इसकी संभावना बहुत कुछ होती है कि जो शर्त लगा हो और शर्त पूरा हो। जैसे पहला वाक्य है, यदि राम आगरा जाएगा तो वह ताजमहल देखेगा। अब शर्त क्या लगाया गया कि यदि राम आगरा जाएगा तो वह ताजमहल देखेगा। संभावना है कि वह ताजमहल देखेगा, संभावना पूरी भी हो सकती है और यहाँ नहीं भी हो सकती है, यानी संभावना के पूरी होने की जो है कुछ बहुत हद तक पूर्ण होने की संभावना है। तो कहा जा रहा है कि यदि राम आगरा जाएगा तो वह ताजमहल देखेगा। अब यहाँ जो यह वाक्य है यदि, तो यह सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और वह ताजमहल देखेगा, यह जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। और यह वाक्य जो प्रिंसिपल क्लॉज है, यदि राम आगरा जाएगा, इस पर इसकी कोई निर्भरता नहीं है। यह बात क्लियर हुई। अब अगली बात जो है इसमें हमें यह कहना है कि यह देखने में लगता है गागीगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का यह दिखेगा, लेकिन वाकई में हम इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि राम आगरा जाता है तो वह ताजमहल देखेगा। यानी यह तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही होगा, लेकिन वाकई में यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि राम आगरा जाता है तो वह ताजमहल देखेगा। यानी ऐसे इसको समझें, थोड़ा समय हम ज़रूर लेंगे। यदि राम आगरा जाता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यदि राम आगरा जाता है तो वह ताजमहल देखेगा। मतलब जो जाएगा हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि राम आगरा जाता है। तो अब इसकी जो इंग्लिश बनेगी, हम पहले लिखेंगे इफ़, यह इफ़ हो गया, और फिर हो जाएगा हमारा राम, इफ़ राम, और जाएगा को हम लिखेंगे जाता है। तो इफ़ राम गोज, इफ़ राम गोज टू आगरा, इफ़ राम गोज टू आगरा, यदि राम आगरा जाएगा तो की वहाँ कोई मीनिंग नहीं होती है, हम केवल कामा लगा देते हैं, उसी से हमारा तो का भी काम चल जाता है। इफ़ राम गोज टू आगरा, यदि राम आगरा जाता है तो ही, अब यह फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा तो हम इसको लिखेंगे ही विल सी, ही विल सी द
ताजमहल, ही विल सी द ताजमहल, ही विल सी द ताजमहल। यदि राम आगरा जाएगा तो वह ताजमहल देखेगा। यदि इफ राम गोज टू आगरा, यदि राम आगरा जाएगा, ही विल सी द ताजमहल। दूसरा वाक्य है यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब यहाँ है कि यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यदि वर्षा होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो इसको लिखेंगे इफ़ इट रेन, और रेन में यस जोड़ देंगे तो इफ़ इट रेन्स, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा आई शैल नॉट गो आउटसाइड, आई शैल नॉट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट गो आउटसाइड। फिर अगला वाक्य है यदि वह क्रिकेट खेलेगा, यदि वह क्रिकेट खेलेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। यदि वह क्रिकेट खेलेगा यानी यदि वह क्रिकेट खेलता है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो हम इसको लिखेंगे इफ़ ही प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट चूँकि खेल का नाम है तो हम इसके पहले ए एन या द का प्रयोग नहीं करेंगे। इफ़ ही प्लेज क्रिकेट, यदि वह क्रिकेट खेलता है, आई शैल नॉट रीड, आई शैल नॉट रीड। यह हमारा हो गया इफ़ ही प्लेज क्रिकेट, यदि वह क्रिकेट खेलता है। इफ़ ही प्लेज क्रिकेट आई शैल नॉट रीड, तो मैं नहीं पढ़ूँगा। फिर हमारा अगला वाक्य है अगर शिक्षक पढ़ाएंगे तो हम कक्षा में बैठेंगे। अब यहाँ अगर है, यदि की जगह अगर लिखा गया, अगर शिक्षक पढ़ाते हैं तो हम कक्षा में बैठेंगे, तो यह हो जाएगा इफ़ द टीचर टीचर्स, यदि अध्यापक पढ़ाते हैं तो क्या करेंगे, हम कक्षा में बैठेंगे, तो वी शैल सिट इन द रूम, यदि शिक्षक पढ़ाएंगे तो हम कक्षा में बैठेंगे, तो इफ़ द टीचर टीचेज वी शैल सिट इन द रूम। अब यहाँ देखें यह क्लियरली इफ़ द टीचर टीचेज, यह जो है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। जो भी इफ़ से लग रहा है यह सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। इफ़ राम गोज टू आगरा, इफ़ इट रेन्स, इफ़ ही प्लेज क्रिकेट, इफ़ द टीचर टीचेज, ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और बाद का जो वाक्य है ही विल सी द ताजमहल, आई शैल नॉट गो टू आउटसाइड, आई शैल नॉट रीड और वी शैल सिट इन द रूम, यह सब प्रिंसिपल क्लॉज हैं। यदि तुम उसे गाली दोगे, अगला सेंटेंस है यदि तुम उसे गाली दोगे, तो यह हो जाएगा यदि तुम उसे गाली दोगे यानी यदि तुम उसे गाली देते हो। इफ़ यू एब्यूजेज हिम या हर, कोई भी हम यूज कर लेंगे। इफ़ यू एब्यूजेज हिम या हर, तो वह तुमसे बात नहीं करेगा, तो ही विल नॉट टॉक, और यह हो जाएगा टू यू, ही विल नॉट टॉक टू यू, वह तुमसे बात नहीं करेगा। इफ़ यू एब्यूजेज हिम ही विल नॉट टॉक टू यू। अगर आप कानपुर रहेंगे तो मैं आपके साथ चलूँगा, तो अब इसकी होगी इफ़ यू लिव इन कानपुर, यदि आप कानपुर में रहेंगे मैं आपके साथ चलूँगा। आई शैल गो विद यू।
आई शैल गो विद यू। यदि आप कानपुर में रहेंगे, यदि आप कानपुर रहेंगे तो मैं आपके साथ चलूँगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि इफ़ यू लिव इन कानपुर, यदि आप कानपुर में रहेंगे, यानी अगर आप कानपुर रहते हैं तो मैं आपके साथ चलूँगा। इफ़ यू लिव इन कानपुर आई शैल गो विद यू। यदि शिकारी नहीं देखेगा तो वह वहाँ से भाग जाएगी। तो यह सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और यह जो है प्रिंसिपल क्लॉज है। अब हम इसका बनाएंगे इफ़ द हंटर, इफ़ द हंटर, if the hunter does not see, if the hunter does not see, यदि हंटर नहीं देखेगा, कामा, if the hunter does not see, यदि हंटर नहीं देखेगा, if the hunter does not see, यदि हंटर नहीं देखेगा तो वह वहाँ से भाग जाएगी। she will run away, she will run away from there, she will run away from there. If the hunter does not see, she will run away from here, from there, वह वहाँ से भाग जाएगी। अगला सेंटेंस है, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब इसकी इंग्लिश होगी इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे, यानी यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। यू विल पास। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर वह पत्र नहीं लिखता है तो उसे इनाम नहीं मिलेगा। अगर वह पत्र नहीं लिखता है तो उसे इनाम नहीं मिलेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी इफ़ ही डज नॉट, इफ़ ही डज नॉट राइट, इफ़ ही डज नॉट राइट अ लेटर, इफ़ ही डज नॉट राइट अ लेटर, यदि वह पत्र नहीं लिखता है तो उसे इनाम नहीं मिलेगा। ही विल नॉट गेट प्राइज, ही विल नॉट गेट प्राइज। इफ़ ही डज नॉट राइट अ लेटर ही विल नॉट गेट प्राइज। फिर अगला है, यदि चाँद चमकता है तो मैं बाहर खेलने जाऊंगा। यदि चाँद चमकता है तो मैं बाहर खेलने जाऊंगा। अब इसको देखें, यदि चाँद चमकता है तो इफ़ और चाँद हो जाएगा द मून। इफ़ द मून शाइन्स, इफ़ द मून शाइन्स, यदि चाँद चमकता है मैं बाहर खेलने जाऊंगा। आई शैल गो आउट टू प्ले, आई शैल गो आउट। इफ़ द मून शाइन्स, यदि यदि चाँद चमकता है, आई शैल गो आउट टू प्ले, तो मैं बाहर खेलने जाऊंगा। इफ़ द मून शाइन्स आई शैल गो आउट टू प्ले, मैं बाहर खेलने जाऊंगा। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। यहाँ लिखेंगे इसको, इफ़ यू परिश्रम करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि कठिन मेहनत करोगे, तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। यू विल गेट और यहाँ लिखेंगे सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस, तो तुम सफल होगे। अगर मैं दिल्ली जाऊँगा तो अपने मित्रों से मिलूँगा। अगर मैं दिल्ली जाऊँगा तो अपने मित्रों से मिलूँगा। अब इसकी इंग्लिश होगी, अगर मैं दिल्ली जाऊँगा तो इफ़ आई गो टू दिल्ली, इफ़ आई गो टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। तो अपने मित्रों से मिलूंगा, तो कौन मिलेगा? मैं। तो आई शैल
I shall see my friends. I shall see my friends. तो मैं अपने मित्रों से मिलूँगा. If I go to Delhi, I shall see my friends. तुम परिश्रम करोगे तो सफलता मिलोगी. अब यहाँ पर देखें, कभी कभी होता क्या है कि जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं जिनमें शर्त लगाई जाती है, तो शर्त वाले वाक्यों से कभी कभी यदि या अगर गायब रहता है, उसको छिपा दिया जाता है. तो इस कंडीशन में यदि या अगर छिपा हुआ है और वाक्य को देखने से लगता है कि ये कंडीशनल ही है, शर्त ही है, तो हम वाक्य की स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको हम बना लेते हैं. अब यहाँ पर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है. यदि तुम परिश्रम करोगे, यहाँ यदि या अगर को छिपाया गया है, तो तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे, तो यहाँ इफ़ जोड़ेंगे. इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम सफलता पाओगे. यू विल गेट सक्सेस, तो तुम सफलता पाओगे. हमारा लास्ट सेंटेंस है, यदि वह तेज दौड़ेगी तो दौड़ जीतेगी. तो इसको लिखेंगे इफ शी रन्स फास्ट. फास्टली हम नहीं लिखेंगे, केवल फास्ट लिखेंगे. इफ शी रन्स फास्ट, यदि वह तेज दौड़ती है. इफ शी रन्स फास्ट, यदि वह तेज दौड़ती है, यानी वह तेज दौड़ेगी तो दौड़ जीतेगी. तो हो जाएगा शी विल विन द रेस. इफ शी रन्स फास्ट शी विल विन द रेस, यदि वह तेज दौड़ेगी तो दौड़ जीतेगी. अब यहाँ फास्ट की जगह हम फास्टली नहीं लिखेंगे, क्योंकि फास्ट स्वयं में एक जो है क्रिया विशेषण है. हम एल वाई जोड़ करके इसको क्रिया विशेषण नहीं बनाते थे. इफ़ शी रन्स फास्ट, यदि वह तेज दौड़ेगी, शी विल विन द रेस, तो वह रेस को, दौड़ को जरूर जीतेगी. तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 14 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको हमने शर्त वाले ऐसे वाक्यों के अनुवाद के बारे में, उनके ट्रांसलेशन के बारे में बताया, जिसमें पहला भाग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, दूसरा भाग प्रिंसिपल क्लॉज होता है. लेकिन इन 14 वाक्यों में जो पहला सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है वो सब के सब प्रेजेंट सिंपल में है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और दूसरा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वह सब के सब फ्यूचर इंडेफिनिट में है. तो इस तरह का जब भी कोई वाक्य हो जिसमें पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो और दूसरा भाग सिंपल फ्यूचर में हो, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करके और हम उनके अंग्रेजी को अच्छे ढंग से फ्लुएंटली बोल सकते हैं. तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैंने इससे संबंधित अपने पीछे वाली वीडियोस में भी जो है कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में कुछ चर्चा की है, वहाँ जा कर के आप पीछे वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं. तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही. फिर चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन कर दें. इसमें आपका कुछ नहीं लगता, लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद. फिलहाल बाय बाय.